नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरआर कैंपस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। दैनिक समसामयिकी के जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए आज का सेशन। तो आइए देखते हैं क्या है वो 10 प्रश्न जो आपको दिलाएगी सफलता करेंट अफेयर्स के तहत। तो माता रानी का नाम लेकर सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2024 सीजन के लिए किस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जो 24 का जो आईपीएल होगा वो कौन सा संस्करण होगा। 2024 का जो आईपीएल होगा तो ये जो है 17वीं संस्करण होगा आईपीएल का। अगर आपसे पूछा जाए कि 16वां जो संस्करण था 16th एडिशन उसका जो विनर रहा है वो कौन रहा है, 16th एडिशन का विनर कौन रहा है, यानी कि 2023 के अगर विनर की बात कर ली जाए आपसे तो 2023 का जो विनर रहा है वो चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। ठीक है, सीएसके रहा है और सीएसके इस बार जीतने के साथ ही वह 5वीं बार आईपीएल का विनर रह चुका है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस जो है जिस टीम के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है वह भी जो है 5 बार आईपीएल के खिताब को जीत चुका है। इस बार जो है टाइटल स्पॉन्सर चेंज हुआ है आईपीएल का। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर जो है आईपीएल का कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा टाटा जो है इस बार का टाइटल स्पॉन्सर है। अगर आप गौर करते होंगे तो जी हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आप गौर करते होंगे तो आप लिखा हुआ देखते होंगे कि टाटा आईपीएल। ठीक है, तो टाटा आईपीएल ही मतलब इसलिए लिखा जाता है क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा है। तो इस बार 16वें संस्करण का विनर जो रहा था वो सीएसके रहा था, चेन्नई सुपर किंग्स। वही 07 जर्सी नंबर महेंद्र सिंह धोनी की टीम, एमएस धोनी कैप्टन कूल। ठीक है, सभी जानते होंगे, ऐसे कोई है नहीं जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं जानते होंगे, जिनका भी क्रिकेट से थोड़ा सा भी लगाव होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2024 सीजन के लिए किस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले अगर बात कर लिया जाए कौन थे मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान, तो रोहित शर्मा जो है इससे पहले यानी अभी तक रोहित शर्मा कप्तान थे आईपीएल की। भारतीय टीम के तो कप्तान ये अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस में जो आईपीएल में जो टीम है मुंबई इंडियंस उस टीम के कप्तान जो है वो रोहित शर्मा थे। अब जो है 2024 का जो एडिशन होगा उसके लिए चेंज कर दिया गया है, 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को बना दिया गया है। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इनफैक्ट बीपीएससी जैसे एग्जामों में भी पूछ लिया गया है कि अभी बीपीएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था इससे पहले कि ये बेंगलुरु जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन है। बीपीएससी या आई थिंक एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये टाटा है, टाटा ने एक और चीज शुरू की है डब्ल्यूपीएल। ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसका पहला संस्करण इस बार हुआ है, पहला एडिशन 2023 में ही हुआ है। ठीक है, टाटा के द्वारा इससे भी स्पॉन्सर किया जाता है डब्ल्यूपीएल को। और इसका जो विनर रहा है वो इस बार का मुंबई इंडियंस रहा है, यानी कि 2023 में जो पहला एडिशन खेला गया उस इस बार का विनर जो है पहला एडिशन का वो मुंबई इंडियंस रहा है, डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 50 हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। ब्रिटेन के द्वारा एक सूची जारी की गई है पूरे दुनिया में कितने लोगों की, तो 50 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले स्थान पे यानी कि फर्स्ट स्थान पे कौन है। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए, आंसर आपको पता है तो आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर यानी 2 का ABCD जो भी है आप हमें साथ साथ कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात कर ली जाए, क्या विराट कोहली होगा, क्या शाहरुख खान होगा, क्या रणवीर कपूर है, क्या बॉबी देओल है। हालांकि रणवीर कपूर और बॉबी देओल अभी बहुत ज्यादा फेमस हैं किस मूवी के लिए, एनिमल। एनिमल के लिए ये लोग दोनों अभी बहुत फेमस हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहरुख खान जो है इस सूची में जो ब्रिटेन के द्वारा जारी की गई है इसमें पहले स्थान पे जो है वो शाहरुख खान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों हमने कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको बताया था। एक कंपनी है राडो जो घड़ी बनाती है। ठीक है, उसने भारत में अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को, ठीक है, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राडो के लिए। एक जापानी कंपनी है, ठीक है, जापानी कपड़े बनाती है, मतलब जापानी कंपनी है जो कपड़े बनाती है, उसका नाम है यूनिक्लो। यूनिक्लो नाम है, ठीक है, यूनिक्लो।
ये जापान का मतलब कपड़े बनाने वाली कंपनियों में से ये दिग्गज कहलाती है, कपड़े बनाने वाली कंपनी। इसका भी जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इस कंपनी ने भी जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह भी कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। ठीक है। अब अभी विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली के बारे में अगर पूछा जाए, विराट कोहली किस कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं? कुछ के फेमस हैं वो आपको पता है। एक है जो स्टेशनरी वगैरह बनाती है, लक्सर, आप पेन देखते होंगे इस ब्रांड का, इस ब्रांड ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो विराट कोहली को बनाया है। ठीक है, चलिए। और सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को जो है सेवलॉन ने, सेवलॉन ने जो है पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, हैंड एम्बेसडर मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रचार में जो है वो सचिन तेंदुलकर का फेस नहीं दिखता है, बस इतना सा हाथ दिखता है। वो इस तरह से उनकी वॉइस होती है, पीछे से वॉइस ओवर उन्होंने दिया सचिन तेंदुलकर ने, और पीछे से वो इस तरह से हाथ ही मतलब एक्ट करता है, इस वजह से हैंड एम्बेसडर बोला जा रहा है। और सेवलॉन ने पहली बार हैंड एम्बेसडर जो बनाया है वह किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जो है कितने नंबर जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है? तो इससे पहले भी बीसीसीआई ने ये कारनामा किया है, तो रिटायर कर दिया गया है, मतलब उस नंबर की जर्सी अब किसी को नहीं मिलेगी। बीसीसीआई कौन है? तो भारतीय क्रिकेट की जो बोर्ड है वह है बीसीसीआई। ठीक है, जैसे आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी तरह बीसीसीआई जो है वो भारत की है। तो कौन सा वो जर्सी नंबर है? क्या 7 है, क्या 10 है, क्या 18 है, क्या 1 है? क्या है सही जवाब? क्वेश्चन का नंबर लिखकर आप हमें साथ साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये 7 जर्सी नंबर है किसका? एम एस धोनी का है। ठीक है, एम एस धोनी का है 7 जर्सी नंबर। और ये एकमात्र सफलतम कप्तान है जिन्होंने विश्व में जो आईसीसी की ट्रॉफियां जितनी होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे इंटरनेशनल हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी के सारे ट्रॉफी को इन्होंने जीता है। सारे ट्रॉफी को, सारे टाइटल को जो है महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है। इनफैक्ट रिकी पॉन्टिंग को सबसे सफलतम कप्तान माना जाता था। रिकी पॉन्टिंग खुद एम एस धोनी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वह भी जो है आईसीसी की सारी ट्रॉफी को एक साथ अपने कप्तानी पीरियड में, अपने उनका जो कार्यकाल था मतलब एज ए कप्तान, उसमें जो है आईसीसी के तीनों ट्रॉफी वो भी नहीं जीत पाए हैं। और एम एस धोनी जो है ये कारनामा करने वाले विश्व के पहले कप्तान बने हैं। कैप्टन कूल भी इन्हें बोला जाता है, कैप्टन कूल। आई थिंक इन सब नामों से आप सभी परिचित होंगे। तो इनका जो जर्सी नंबर था 7, ठीक है, ये 7 नंबर का जर्सी जो है इसे हमेशा के लिए परमानेंट रिटायर कर दिया गया है। इससे पहले जो है एक और जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर 10। ठीक है, जर्सी नंबर 10 है, ये सचिन तेंदुलकर की जर्सी है, सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की जर्सी है। इसे भी जो है बीसीसीआई पहले रिटायर कर चुकी है। ठीक है, बीसीसीआई जो है इसे भी रिटायर कर चुकी है, यानी कि ये जो जर्सी नंबर 7 है ये दूसरा है। इससे पहले जर्सी नंबर 10 को बीसीसीआई रिटायर कर चुकी है। अब ये जो जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया है बीसीसीआई ने, ये दूसरा है। ठीक है, अब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है सचिन तेंदुलकर की। कहाँ पे किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। वानखेड़े में ही क्यों? क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो अंतिम मैच खेला गया था वह था 2011 का विश्व कप। 2011 का विश्व कप जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा अंतिम मैच था वनडे में। और 2011 का जो विश्व कप फाइनल मैच हुआ था भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच, वो वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था। अंतिम जो जादुई छक्का लगाकर महेंद्र सिंह धोनी ने जीत दिलाई थी, तो वह जो है वानखेड़े स्टेडियम में अंतिम मैच था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। इस वजह से जो है वानखेड़े स्टेडियम में जो है उनकी प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये सारा पॉइंट जो है उम्मीद है आप नोट कर लेंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जिन्हें भी ये डर लगता है कि करंट अफेयर्स याद नहीं हो रहा है, बस 15 से 20 दिन आप हमारे साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए, बस लगातार 20 क्लास करके देखिए। अगर नहीं समझ में आए फिर आप बोलिएगा। चलिए, ये सिक्के वाली क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। वही कुरकुरे वाली दाम में आप सिक्के वाली क्लास, सिक्के वाली टेस्ट जो है दे सकते हैं। इनफैक्ट एक दिन आप अगर एक कुरकुरे कम खाएंगे तो वो सेहत के लिए भी आपका अच्छा होगा और करियर के लिए तो खैर बेनिफिशियल होगा ही। तो जो लोग भी एसएससी जीडी और बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए इच्छुक हैं वो लोग इस सिक्के वाली टेस्ट से जुड़ सकते हैं। 19/12 यानी कि 19 दिसंबर
23 को सुबह 11 बजे से ये टेस्ट शुरू होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर 3 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन तीनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस जो भी पटना में रह रहे हैं वो नीचे दिए गए एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेस पे आ सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए, और आप इन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का भव्य उद्घाटन समारोह किस शहर में हुआ? तो ये 8वां है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन समारोह पूछा जा रहा है कि किस शहर में हुआ। इन विच सिटी वॉज द ग्रैंड इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? तो इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए, ABCD क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उससे पहले आप जानिए कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन इस बार कहाँ किया गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये संस्करण आप जान लीजिए, ये जो संस्करण था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण जो है वो 54th था। पूछा जाए आपसे कि इसका आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया था। ठीक है, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करें इसके सही जवाब की, यानी 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है, उद्घाटन, भव्य उद्घाटन जो है वो असम का एक शहर है गुवाहाटी। ठीक है, सभी लोग आप लोग परिचित होंगे, असम में गुवाहाटी है, वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि ब्रह्मपुत्र, अगर आप नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से इन सभी ऑप्शन को छांट सकते थे। हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी में कंफ्यूजन हो सकता था आपको, बट बावजूद इसके आप अगर तुक्का भी लगाते तो यहाँ तक पहुंच सकते थे। ये है क्या? तो असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव, ये पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का जो है, पूर्वोत्तर भारत से क्या समझते हैं, ये जो भारत है इस तरह का जो नक्शा आपको दिखता है, तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ठीक है, ये है पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर 7 राज्य हैं, आपको पता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये जो है पूर्वोत्तर, इसे ही बोला जाता है। तो पूर्वोत्तर का जो है ये प्रतिष्ठित महोत्सव में से एक है, और इसकी जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शुरुआत के लिए मंच तैयार किया गया है। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में तैयार किया गया है। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा कि गुवाहाटी में मतलब एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जिसका नाम है परम कामरूप। ठीक है, कामरूप, ये बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परम कामरूप की स्थापना कहाँ की गई है, तो परम कामरूप जो है वो गुवाहाटी में है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? याद रखिएगा, ये सौर इलेक्ट्रिक है। सौर मतलब क्या समझते हैं आप? सूर्य से प्रकाश लेकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, पूछा जा रहा है ये क्या है, तो नाव है। इस नाव का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। लॉन्च की गई है और ये भारत की सबसे तेज है, ध्यान रखिएगा। इसके अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, बाराकुंडा। ठीक है, अब जब सौर की बात कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में अगर पूछा जाए आपसे, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में 5वां है, विश्व में जो है वो 5वां है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में कितने स्थान पे है भारत, तो एशिया में जो है भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, एशिया में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है, 3rd नंबर पे है भारत एशिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में। अगर पूछा जाए किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, किस भारतीय राज्य, वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस भारतीय राज्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। ठीक है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में होता है, राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान सहित और 4 राज्यों में चुनाव हुआ है। आपको ये कमेंट करके बताना है, हालांकि हमने कई बार इसके बारे में चर्चा किया है कि राजस्थान के नवनिर्मित सीएम जो है वो कौन बने हैं। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी है, मैं आपको इतना हिंट दे दे रहा हूँ। कौन सीएम बने हैं, हमारे द्वारा ये करवाया गया है, कई बार चर्चा इस पे हुई है। ठीक है, तो लॉन्च जो किया गया है वो बाराकुंडा में किया गया है, मतलब नाम है इसका, जो सौर इलेक्ट्रिक नाव है इसका नाम बाराकुंडा है।
और यह नाव जो है नोवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, नोवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला है असाधारण कौशल। ठीक है, असाधारण असाधारण कौशल के साथ युवा उद्यमियों का प्रदर्शन करते हुए हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हुरून इंडिया के द्वारा जारी किया गया, और अंडर 30 मतलब 30 साल की आयु वर्ग के अंदर जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए, 6 का जो सही जवाब हो जाएगा, 6 का क्या होगा सही जवाब, 6 का सही जवाब अगर पूछ लिया जाए आपसे ABCD, इसमें कौन सा हो जाएगा सही जवाब 6 का, तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा। ठीक है, कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा जो है ये है कौन, केवल बोहरा आदित्य पालीचा ये जो है क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो, ये जेप्टो के संस्थापक हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, जेप्टो के जो है संस्थापक हैं। और इन्हें किस में शामिल किया गया है, तो हुरून इंडिया के द्वारा टॉप 100 जो है अंडर 30 लिस्ट 2023 जारी किया गया है, इसमें जो है शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, अंडर 30 एज के हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, हुरून के द्वारा जारी किया गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2023 में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिन्होंने यह सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में इतिहास रचा। टेनिस की बात की जा रही है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उससे पहले टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसे एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि कई बार चर्चा कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, ठीक है, चौथा है यूएस ओपन। ये सारे के साथ ओपन लगा लेंगे। ठीक है, आपको बताना है ये पुरुष एकल के विजेता इन चारों के कौन रहे हैं। ठीक है, पुरुष एकल के विजेता आपको पता है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम है ये टेनिस के हैं, याद रखिएगा टेनिस के। इसमें से कौन जो है एक एक करके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन का खिताब किनके द्वारा जीता गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे हैं। फ्रेंच ओपन के विजेता भी यही रहे हैं। विंबलडन की बात कर ली जाए तो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज रहे हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज रहे हैं विंबलडन ओपन की। वापस से अगर यूएस ओपन की बात कर ली जाए तो नोवाक जोकोविच जो है वो यूएस ओपन के भी विजेता रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, इन तीनों में से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और लास्ट में जो होता है यूएस ओपन, इन तीनों के विजेता जो हैं वो नोवाक जोकोविच रह चुके हैं। वहीं बात कर ली जाए विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन के विजेता जो रहे हैं वो कार्लोस अल्कराज रहे हैं। अब आते हैं इसके सही जवाब की ओर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि विजय अमृतराज और महेश भूपति। ठीक है, इसका जो सही जवाब है 7 का जो सही जवाब है वो है विजय अमृतराज और महेश भूपति। अभी हाल ही में दोस्तों अंडर मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट एक सम्मान था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट एक सम्मान था। ये कहाँ का है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इटली का है। ठीक है, ये इटली का पुरस्कार है। ये किसको दिया गया हाल ही में, हमने पिछली क्लास में इस चीज को पढ़ा था। ये इटली का है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये कबीर बेदी को दिया गया है, कबीर बेदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इस चीज को रिवीजन कर लेते हैं। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है उन्हें रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही व्योम मित्र क्या है। व्योम मित्र अभी आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल वगैरह आ रहा है व्योम मित्र से संबंधित। ये है क्या, तो क्या ये कृषि आधारित ऐप है, क्या ये ह्यूमैनॉइड रोबोट है, क्या ये फसल बीमा योजना है, क्या ये व्यायाम संबंधी ऐप है। तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए कि व्योम मित्र जो है वो क्या है, तो व्योम मित्र जो है एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। ठीक है, व्योम मित्र जो है वो ह्यूमैनॉइड रोबोट है। आपको पता है भारत का जो मानव मिशन है गगनयान, ये इसरो का मानव मिशन जो भारत का है, गगनयान उसका नाम है, गगनयान,
गगनयान। तो ये गगनयान भेजने से पहले ये जो व्योममित्र है रोबोट, इसको पहले भेजेगा अंतरिक्ष में, योजना बना रही है ऐसा इसरो के द्वारा कि गगनयान को भेजने से पहले वो व्योममित्र है, महिला रोबोट है, इसे जो है भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। भारत मानव मिशन गगनयान से पहले जो है एक महिला रोबोट, जिसपे हमारी बात हुई अभी, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को लॉन्च करने की योजना है भारत के द्वारा। और इस ह्यूमैनॉइड रोबोट को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, कहाँ पे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में रोबोटिक्स प्रयोगशाला में जो है इसे विकसित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के द्वारा यानी कि पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में अपना स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन अपना, ठीक है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जो लक्ष्य दिया है इसरो को, वो कब तक का है, इसे आप अगर पता है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगला है कि एक लक्ष्य दिया गया है कि भारत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, भारत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये इसके इस चीज के लिए कब तक का लक्ष्य दिया गया दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा कब तक, तो 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। वहीं पीएम मोदी ने यह भी लक्ष्य दिया है कि 2040 तक जो है मानव अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है। मानव को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2040 तक रखा गया है। आपको पता है चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद ये लक्ष्य दिया गया है। और चंद्रयान 3 जिस दिन चंद्रमा की सतह पे उतरा था, उस दिन को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी बार शुरुआत हुई है। तो चंद्रमा जो है वो 41 दिन के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है 41 दिन के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के सतह पे उतरा था। और उसी दिन को यानी कि 23 अगस्त को जो है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये व्योममित्र के बारे में हमने जान लिया, ये क्या है, तो ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे गगनयान के पहले भेजने की योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही हीरे जैसी कठोर यौगिक कार्बन नाइट्राइड किसके द्वारा बनाया गया है। हीरे जैसी कठोर ये है, आप ध्यान रखिएगा, हीरे जैसी कठोर है और इसका नाम क्या है, कार्बन नाइट्राइड। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कार्बन अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज में कार्बन का आपको दिख जाएगा कि सारी चीजों में कार्बन लगभग उपस्थित रहता है। और कार्बन का अगर आप कोई कंपाउंड बनाएंगे तो सपोज अगर आपने इस तरह से जोड़ा है, अगर उसका आप एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे या किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, ठीक है। उसकी क्या हो जाती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग हो जाती है अगर आप थोड़ा सा एंगल बदल देंगे। तो वही कार्बन नाइट्राइड जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है, यानी कि 9 का जो लोग सी आंसर कर पा रहे हैं बिल्कुल उनका सही है, 9 का सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया है। ये है कहाँ की विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग, तो ये ब्रिटेन की है, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन की है। अब जब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो भारत का जो इग्नू है, ठीक है, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और जो केन्या का एक विश्वविद्यालय है OUK यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या, इसके बीच जो है समझौता किया गया हाल ही में। भारतीय प्रधानमंत्री और केन्या के जो प्रतिनिधि थे उन दोनों के बीच कई सारे मामलों में समझौता किए गए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सहयोग की बात की गई ढेर सारी। उसी में से एक ये न्यूज हमने पढ़ा था कि इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और जो OUK है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या, इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है। इसके अलावा IIT मद्रास का कैंपस खुला है, कहाँ पे, हमने इसमें भी कई बार चर्चा किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ पे खुला है ये भी बताइए। अब ये कार्बन नाइट्राइड जो है इसको ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है और इसे कार्बन और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया गया है। किसके किसके, तो कार्बन और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है, जो कि लगभग हीरे जैसा सख्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोरतम वस्तु क्या है, तो सबसे कठोरतम वस्तु आपको पता है हीरा है, ठीक है। तो उसी की तरह ये जो है व्यवहार करता है, उसी की तरह कठोर है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। और इसी दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। इसी दिन जो है वो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कैसे? तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे अलग करके, पूर्वी पाकिस्तान को जो है अलग करके हमने बांग्लादेश के रूप में उसे अलग नाम दे दिया, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके हमने अलग नाम दे दिया था बांग्लादेश। ये 1971 की बात है। इसी समय, इसी दिन जो विजय प्राप्त किया था भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पे, उसी दिन को जो थल सेना है, ठीक है, थल सेना, वायुसेना, वायुसेना एवं नौसेना, इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है विजय दिवस मनाया जाता है। इन तीनों के द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? तो जवाब है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को जो है मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस के रूप में 16 जो दिसंबर है उसे मनाया जाता है। और ये याद रखिएगा कि इस दिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने हराया ही नहीं, बल्कि बुरी तरह से उन्हें परास्त करके पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। 93,000, मैं 9300 की बात नहीं कर रहा हूँ, 93,000 सैनिक पाकिस्तानी, इन्होंने जो है भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। स्थिति ये है, और इन्हें चाहिए कश्मीर, ठीक है। इतने इतने लोग आत्मसमर्पण कर दिया था उस समय, उसके बाद भी इन्हें कश्मीर चाहिए था। खैर, सब समझदार ही हो जाएंगे, सारे जो है बनारस ही चले जाएंगे, तो गली मोहल्लों में कौन घूमेगा। ये वही सारी चीजें लिखी गई है। 1971 को जो है पाकिस्तान के युद्ध के जीत के बाद जो है इसे मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध के अंत में 93,000 सैनिक जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बारी आती है हमारे एग्जाम कैप्सूल की। तो एग्जाम कैप्सूल के तहत हम लोगों ने बहुत सारे अनुच्छेद को किया था, कुछ और संबंधित है। अनुच्छेद 178 क्या कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 178 में, ठीक है। अनुच्छेद 165 एक इंपॉर्टेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं इसी तरह से याद दिला दिया करूंगा। ये राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से महान न्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 में केंद्र के लिए, उसी तरह 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अब 179 क्या कहता है? तो विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों से पदत्याग तथा पद से हटाया जाना, इसका उल्लेख जो है 179 में करता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 180 क्या कहता है? तो उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्तियों की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है, अनुच्छेद 180। 181 क्या कहता है? तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। यानी कि जो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता से विरत रहेंगे, अलग रहेंगे, जबकि उन्हें हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन हो उस समय भी, ठीक है। अनुच्छेद 182 क्या कहता है? तो विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 182 में दिया गया है। ये भी आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, इसे भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। 182 विधान परिषद। विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? आपसे अगर पूछा जाए कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, कुल राज्य की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कई बार हमने इस पे चर्चा किया है। 183 क्या है? सभापति तथा उपसभापति के पदों से त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 183 इस बात की व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। 184 क्या कहता है? तो उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहा हो को सभापति के रूप में कार्य करना। यानी कि उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जब भी सभापति उपस्थित नहीं होते, जैसे राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है तो उनके जो कार्य का संचालन करेंगे वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। तो उसी तरह जो है यहाँ पे बोला गया है कि उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्य देख रहे हो वो सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 184 में। 185 क्या कहता है? सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो।
अनुच्छेद 186 क्या कहता है? तो विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। तो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा विधान परिषद के उपसभापति, सभापति वगैरह के जो वेतन और भत्ते होंगे उसके बारे में अगर पूछा जाए, उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 186। पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 187 क्या है? तो राज्य विधायिका का सचिवालय। 187 जो है राज्य, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राज्य विधानसभा का सचिवालय का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 187 में इसका उल्लेख है। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ दे रहा हूं कि अनुच्छेद 61 में क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति से संबंधित है, ये मैं आपको इतना हिंट कर दे रहा हूँ। और एक और आप बताएंगे अनुच्छेद 153। ये दोनों आप जो भी लोग अभी लाइव हैं और जो लोग बाद में देख रहे हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत का आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपने कितना उस चीज को गेन किया है। तो 61 और अनुच्छेद 61 और 153, हालांकि ये कई बार बताया गया है, तो आपसे इतनी उम्मीद की जा रही है कि ये याद होगा आपको। चलिए, अब जो है बारी आती है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो अभ्यास प्रश्न का जवाब आप जरूर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में अभ्यास प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। किसी भी चीज के बारे में आप जितना लिखते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्ग घर में अभी भी कहते हैं कि अगर याद नहीं हो रहा है तो लिख के याद करो। तो उस चीज को आप अगर लिख देते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इस चीज को आप सीरियसली लीजिए। ये जो भी क्वेश्चन दिया जाता है अभ्यास का, उसके बारे में जितना आता है आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। कल से फिर मिलेंगे। कल आपसे मिलते हैं इसी समय 7:30 बजे सुबह। आधे घंटे के लिए आपसे मेरी मुलाकात सबसे पहले सुबह सवेरे होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, खूब मन से पढ़िए, धमाल मचा दीजिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।